बेटा अब हम लोग वो जो सिंपल टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने पढ़ लिया था, अब उससे जो आगे का पार्ट जो मैं डिस्कस करना था, अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर के अकॉर्डिंगली। वो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स, मतलब मीन्स कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट। वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि हमारे मिनरल्स हो गए, सॉल्वेंट हो गए, सॉल्यूट्स हो गए, उनको एक जगह से दूसरी जगह जो चीज़ें ट्रांसपोर्ट कर रही हैं, जो चीज़ें हेल्प कर रही हैं, उसको हम ट्रांसपोर्ट कह रहे हैं बेसिकली। वो हम लोगों ने डिस्टेंस भी डिस्कस कर लिया था। शॉर्ट डिस्टेंस होता है, लॉन्ग डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे जो ये ट्रांसपोर्ट है बेसिकली, दे आर ऑल्सो टू टाइप्स, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इसका मीनिंग क्या है पहले समझा देती हूँ। ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। सपोज दैट ये माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन है, आप लोग जा रहे हो कहीं, ठीक है। सपोज दैट मैं यहाँ पे साइकिल बना देती हूँ, एक बाईसाइकिल बना देती हूँ, ये बना दिया मैंने हैंडल, ये इसके टायर हो गए, ये ठीक है। यहाँ पे एक पर्सन बैठा हुआ है, तो आपको मालूम है यहाँ से यहाँ की डायरेक्शन में आप जा रहे हो, तो आपको साइकिल ऊपर चढ़ाने में क्या करना पड़ेगा, बहुत मशक्क़त लगानी पड़ेगी, मतलब बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी। मीन्स यहाँ पे हमें एटीपी को यूज़ करना पड़ेगा। एटीपी यहाँ पे यूज़ हो रही है, और किस डायरेक्शन में जा रहे हो, ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हो। दैट्स वाई इट इज़ अप हिल डायरेक्शन, अप हिल, अप हिल। ओके, तो आप लोगों को याद रखना है जहाँ पे एटीपी यूज़ होती है और ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं, मीन्स अप हिल डायरेक्शन में जा रहा है, तो दिस काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, और जब हम ऊपर पहुंच जाते हैं, हम जब बाईसाइकिल को नीचे उतारेंगे, तो आपको पता है कि यहाँ पे हमें कोई भी एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप ही ऑटोमेटिकली वो अपने आप ही साइकिल क्या है, नीचे चलती जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, नो एटीपी यूज्ड, और ये कौन सी डायरेक्शन में हुआ, डाउन हिल, डाउन हिल डायरेक्शन में। ओके, तो ये हो गया आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो आपको इससे तो क्लियर हो गया कि एटीपी किस में यूज़ होती है, एक्टिव में, और जो एटीपी यूज़ नहीं होती वो किस में नहीं होती, आपके पैसिव वाले में। तो ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ अप हिल डायरेक्शन एंड व्हाट इज़ डाउन हिल डायरेक्शन। नीचे की तरफ डाउन हिल, ऊपर की तरफ अप हिल डायरेक्शन होता है। ओके, तो इस चीज़ को राइट डाउन कर देते हैं। पैसिव में क्या था, नो एटीपी या एनर्जी रिक्वायर्ड। ओके, डायरेक्शन कौन सी थी, डाउन हिल डायरेक्शन थी, डाउन हिल, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या था, एटीपी रिक्वायर्ड, और कौन सा डायरेक्शन है ये, अप हिल ट्रांसपोर्ट है, अप हिल ट्रांसपोर्ट। ओके, यहाँ पे जो मूवमेंट देखने को मिलता है सब्सटेंस का, वो कैसे देखने को मिल रहा था, वो जैसे कि दोबारा ड्रॉ आउट कर देती हूँ, नीचे की तरफ करती हूँ ये, तो दिस वन इज़ द पैसिव एंड दिस वन इज़ द एक्टिव। तो ये हो गया डाउन हिल, ये हो गया आपका कैसा, अप हिल डायरेक्शन। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि जो सब्सटेंस हैं, यहाँ पर हमारे लोअर, यहाँ पे नीचे आपके पास क्या थी, कमी थी एनर्जी की कमी थी, इसीलिए आप ऊपर ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहे हो जिससे कि आपको एनर्जी रिगेन हो सके। तो लोअर से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है सब्सटेंस का, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक्टिव के अंदर तो मैंने बता दिया, लोअर से यहाँ पे कमी है, और ऊपर किसकी तरफ जा रहे हो, हायर की तरफ जा रहे हो। और जबकि इसमें क्या है, हायर से लोअर की तरफ आ रहे हो आप। तो एक पॉइंट ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। ये डायग्राम याद रखना, आपको अपने आप याद रहेगा। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर टू lower concentration, and this one movement of substance यहाँ पे lower to, from lower to higher concentration।
ओके, ये जो देखने को मिलता है प्रोसेस वो होता है आपके अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के, और जबकि ये क्या है, टू अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपके नीट में ये वाला, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ओके, चलो अब हम डिस्कस करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट मैंने बता दिया आपको, इसमें एटीपी का यूज़ नहीं होता है, और ये आपके अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। यहाँ पे जो मूवमेंट देखने को मिलता है सब्सटेंस का वो हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। ये बेसिकली बेटा 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। एक एक करके समझा दूंगी मैं आपको, जैसे कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं? एक है सिंपल डिफ्यूज़न। सिंपल डिफ्यूज़न को डिफ्यूज़न भी बोल सकते हैं हम ओनली। सिंपल डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस देखो, सबसे पहले एक बात बताती हूँ मैं आपको। ये सेल है, सपोज एक सेल है ये, ठीक है, और यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है, और हमें पता है कि ये पतली नहीं होती, पतली सी नहीं होती है। ठीक है, ये मेम्ब्रेन जो है, ये वाली जो है, ये बेसिकली क्या है आपको मालूम है। जैसे सपोज करो मैं मेम्ब्रेन यहाँ पे बना देती हूँ, ये आपको पता ही है कि किसकी बनी हुई होती है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सुना होगा आप लोगों ने सेल वाले चैप्टर में। यहाँ पे ये जो है प्रोटीन्स हैं, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या होता है, ये मेम्ब्रेन्स जो होती हैं बाइलिपिड लेयर्स बनी हुई होती हैं। जो किसने दिया था ये मॉडल? सिंगर एंड निकोलसन ने जो दिया था, ये जो था। इसमें क्या है बेटा, आपके कुछ जो होती हैं एंट्रेंसिक प्रोटीन्स भी होती हैं, कुछ आपकी एक्सट्रेंसिक प्रोटीन्स भी होती हैं। इस तरीके से ये किसकी बनी हुई है? बेसिकली ये बनी हुई है आपकी किसकी? बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। और मैंने क्या बोला, बीच बीच में कहीं कहीं पे एक्सटर्नल और इंटरनल प्रोटीन्स भी होती हैं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सी ऑफ लिपिड्स, यानी कि इसमें जो प्रोटीन बर्ग के आइसबर्ग की तरह तैर रहे हैं। ये क्या है बेटा? एक तरीके से समुद्र जैसा होता है ना, उसमें जो आइसबर्ग होते हैं तैरते रहते हैं, तो उस तरह की कंडीशन है। तो तुम लोग देखना, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाह रही हूँ, तीनों को आइडेंटिफाई कर रही हूँ कि यहाँ पे कुछ ये सेल जो है ये आउटसाइड है, ये वाला पार्ट आउटसाइड है, ये वाला पार्ट इनसाइड है। ठीक है, अब यहाँ पे पता है कुछ सब्सटेंस है, ये सपोज करो ये कुछ सब्सटेंस है। ये जो सब्सटेंस है बेटा, ये लिपिड सॉल्यूबल हैं। कैसे हैं ये? लिपिड सॉल्यूबल। ठीक है, और नॉन पोलर है, किसी भी पोलर कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। ये इजीली यहाँ से यहाँ अंदर तक ऐसे ही इजीली क्या हो जाते हैं? ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो जो चीज़ इजीली ट्रांसपोर्ट हो रही है आउटसाइड से इनसाइड द सेल, और कैसे हैं वो? लिपिड सॉल्युबल। कौन लिपिड सॉल्युबल है? ये जो हमारे अंदर ये जो फॉस्फोबाइलिपिड लेयर्स जो बनी हुई हैं हमारी, बेसिकली ये क्या है? लिपिड सॉल्युबल है और नॉन पोलर है। ये क्या कर रही है? अलाउ कर रही है मटेरियल को, सब्सटेंस को। तो इस तरह के डिफ्यूज़न को हम कहते हैं सिंपल टाइप ऑफ डिफ्यूज़न। क्या कहते हैं इसको? सिंपल डिफ्यूज़न। ओके, एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन में ये है कि इसी तरीके से मैं दोबारा ड्रॉ आउट कर देती हूँ। ये आप लोग समझ लेना, वही है ये फॉस्फोबाइलिपिड लेयर बनी हुई है, ये इस तरीके से। यहाँ पे दोबारा ऐसे कर दिया, एक इंट्रिंसिक बना दिया इसमें ऐसे करके, काफ़ी सारे ये। अब यहाँ पे ये जो है कुछ जो पार्टिकल्स हैं, कुछ जो सब्सटेंस हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ये जैसे आउटसाइड है, ये क्या है बेटा? आउटसाइड वाला पार्ट है, दिस इज आउटसाइड। ये क्या हो जाएगा? इनसाइड। यहाँ पे सब्सटेंस है, बट ये जो सब्सटेंस है ये बेटा आपके लिपिड इनसॉल्युबल है, यानी कि ये लिपिड में सॉल्युबल नहीं है, और साथ में पोलर हैं। वो तो नॉन पोलर थे, ये कैसे हैं बेटा? पोलर है। साथ में ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है ना मेम्ब्रेन, ये जो है ये आपको मालूम है ये क्या है? ये होता है एक तरीके से हेड है, और ये क्या है? आपकी टेल है। तो यहाँ पे जो ये हेड है, एक एग्जांपल देके समझा रही हूँ, ये हेड जो है ये वाटर लविंग है। ओके, जबकि ये जो टेल जो है ये वाटर लविंग नहीं है, ये हाइड्रोफोबिक है, ये हाइड्रोफिलिक है।
ठीक है, क्या है ये हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, ये हाइड्रोफोबिक है, मतलब उसके जस्ट एंटिक है। तो यहाँ पे ये जो सब्सटेंस है बाहर, सेल के जो बाहर सब्सटेंस हैं, जरूरी थोड़ी ना हर कंडीशन में लिपिड सॉल्युबल ही आए, लिपिड इनसॉल्युबल भी आ सकता है। तो उस कंडीशन में ये यहाँ से एंटर नहीं कर सकते, यहाँ से एंटर नहीं करेंगे। यदि करा भी तो ये तो लविंग थे, बट ये तो लविंग नहीं थी ना, तो ये अलाउ नहीं करेगा अंदर एंटर करने के लिए। तो फिर उस कंडीशन में क्या करेगा ये, तो इस तरह के मॉलिक्यूल अंदर तो जा नहीं पाए। तो इस कंडीशन में ये जो सब्सटेंस हैं, इन सब्सटेंस को प्रोटीन चैनल्स होते हैं, ये जो प्रोटीन चैनल है वो इससे जाके ये अटैच होगा। अटैच होने के बाद में ये प्रोटीन्स क्या करेंगे, इसको अंदर छोड़ देती हैं, ठीक है, अंदर छोड़ दिया। यहाँ पर मतलब प्रोटीन ने क्या दी, एक उसको फैसिलिटी देनी पड़ी अंदर लाने के लिए। तो प्रोटीन तब ये मॉलिक्यूल बाहर से अंदर आ पाएगा और एनर्जी यूज़, एक तरीके से इसमें एनर्जी यूज़ नहीं हुई है। कभी आप सोच रहे हो एनर्जी यूज़ हुई, नहीं, इसमें प्रोटीन जो है यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो प्रोटीन्स उसको वहाँ से बाहर से यहाँ पे अंदर ला के उसने छोड़ दिया है। तो इस तरह की डिफ्यूज़न को हम कहते हैं, मतलब किसी चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड करानी पड़ी। तो दिस टाइप ऑफ डिफ्यूज़न इज़ नोन एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न कहते हैं। और ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस भी एक टाइप का क्या है बेटा, डिफ्यूज़न ही है, एक टाइप का डिफ्यूज़न है, या मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं हम। इसको हम डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। चलो पहला आप डिस्कस करते हैं बेटा सिंपल डिफ्यूज़न, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कवर अप होना ज़रूरी है। व्हाट इज़ सिंपल डिफ्यूज़न, ये आपके एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, डिफ्यूज़न भी इसको बोल सकते हैं, डिफ्यूज़न। तो पहले तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिफ्यूज़न क्या होता है। जो मैंने बताया लिपिड सॉल्युबल होते हैं, इसमें अनपोलर कंडीशन होती है, और जो मूवमेंट होता है डिफ्यूज़न के अंदर वो आपको देखने को मिलता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, गैसेस, लिक्विड या सॉलिड्स, ठीक है, और आयंस, किसी का भी हो सकता है, फ्रॉम देयर, कहाँ से, फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। पानी जो होता है, जैसे कि प्लांट है ये, यहाँ पे रूट्स हैं, प्रेजेंट है, आपका छोटा प्लांट है, यहाँ पे क्या है, ज़्यादा देखने को मिल रहा है आपको सब्सटेंस, कुछ भी हो सकते हैं, गैसेस हो सकते हैं, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ से यहाँ पे तो हो रहा है एक तरीके से, है ना, मूवमेंट जो देखने को, या फिर इसके पास ज़्यादा है तो वो क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ भेज रहा है। तो कोई भी कंडीशन हो सकती है। ज़्यादातर जो डिफ्यूज़न जो है वो बेसिकली आपको याद रखना है हायर से लोअर की तरफ होगा, मीन्स कि जहाँ पे सब्सटेंस ज़्यादा होंगे वहाँ से कम की तरफ हो रहा है जहाँ पे सब्सटेंस कम है। और ये कब तक होगा, जब तक कि वो इक्विलिब्रियम रीच नहीं कर लेते, जब तक कि वो इक्वल नहीं हो जाते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना है, टू देयर कॉन्सेंट्रेशन, to lower concentration, till equilibrium reached, जब तक कि वो इक्वल ना हो जाए। दैट इज, मैं यहाँ पे ऐसा करती हूँ, उसकी फीचर्स डाल के लिख देती हूँ ताकि आपको दैट इज में फीचर्स ऑफ डिफ्यूजन जिससे क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या पॉइंट्स आने वाले हैं। लाइक इसमें क्या है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस बता दिया है मैंने आपको ऑलरेडी, अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है। क्यों, क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट का पार्ट है ये, ठीक है। एटीपी यूज हो रही है, नहीं यूज हो रही, नो यूज ऑफ एटीपी, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। और कैसी डायरेक्शन में था, डाउनहिल ट्रांसपोर्ट है। और कैसा प्रोसेस है बेटा, स्लो प्रोसेस है, बहुत ही धीरे स्लो प्रोसेस है। तो यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहती हूँ, इतना तो आप लोगों को मालूम ही है, एक और चीज़ मैं बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मेरे लिए चाय बना के ला दो, तो आप क्या करोगे, चाय बनाने के लिए दो कंडीशन है।
जैसे कि सारा मटेरियल है, चाय की पत्ती हो गई, पानी हो गया, चीनी हो गई, अदरक हो गई, जैसे मुझे पसंद है वो सारी चीज़ें डालकर आप लोगों ने क्या किया, फ्रिज में ले जाके रख दिया। ठीक है, किस में ले जाके रख दिया, फ्रिज में ले जाके रख दिया 10 मिनट के लिए। फिर उसके बाद आपने वो पूरा फ्राई पैन मुझे लाके पकड़ा दिया, तो चाय बन गई क्या? आप कहोगे नहीं मैम, चाय थोड़ी ना तैयार होगी ऐसे। यस एग्जैक्टली, जो चीज़ जैसी थी वो वैसी की वैसी ही उसमें पड़ी हुई रही, कोई भी चीज़ मिक्स नहीं हुई। अब यदि उसी चीज़ को आप उस प्रोसेस को क्या करते, गैस पे रख देते, गैस पे चढ़ा देते, तो उस कंडीशन में क्या होता, चीनी मिल जाती और उसमें सारी की सारी चाय की पत्ती भी, अदरक भी, अच्छे से उसमें पूरा का पूरा एक सोल्यूशन तैयार हो जाता उसका। तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पर हीट एनर्जी से मॉलिक्यूल को हीट एनर्जी मिलेगी। ठीक है, जभी तो वो क्या हुई, किस में कन्वर्ट हुई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर उस कंडीशन में जो फ्राई पैन में चाय थी, जो फ्रिज में रखी थी, उसमें ये कन्वर्ट नहीं हुई हीट एनर्जी जो थी। ठीक है, लेकिन इस वाली कंडीशन में क्या हुई, ये कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पे डिफ्यूज़न जो है वो किस लॉ को फॉलो कर रहा है बेटा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है। तो यहाँ पे मैं यही पॉइंट राइट डाउन कर रही हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिफ्यूज़न, आपको ये लाइन क्लियर होना चाहिए, डिफ्यूज़न फॉलोज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। That is, substance moves from their higher free energy to lower फ्री एनर्जी। तो ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया कि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एक तरीके से जो हीट एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है। तो ये मीनिंग सबको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया एक तरीके से। और क्या होगा, फिफ्थ पॉइंट, कि ये कैसा है, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। किसी भी चीज़ की उसमें वो ज़रूरत थोड़ी ना है कि लिविंग सिस्टम की वो हो। इट इज़ इंडिपेंडेंट, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लिविंग सिस्टम। किसी भी लिविंग चीज़ की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, किसी पे भी डिपेंडेंट ये नहीं है, इंडिपेंडेंट है लिविंग सिस्टम। इसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही कर सकता है। ये कैसा प्रोसेस है, सेलेक्टिव है या नॉन सेलेक्टिव है, इट इज़ नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस। ठीक है, मूवमेंट जो हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, वो भी कैसा हो रहा है, इंडिपेंडेंट मूवमेंट देखने को मिल रहा है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। मूवमेंट ऑफ वन सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ अदर सब्सटेंस, ये हो गया। साथ में ये क्या कर रहा है, किसके लिए, यदि कोई इनहिबिटर्स आ जाता है तो उसके लिए सेंसिटिव है नहीं, उसके लिए सेंसिटिव क्यों होगा, क्योंकि ये तो क्या कर रहा है, हर चीज़ को अलाउ ही कर रहा है, एक तरीके से नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है। इसमें तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, परमेबिलिटी शो कर रहा है, तो इसलिए नॉन सेंसिटिव है ये। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉन सेंसिटिव, इट इज़ नॉट, या नॉट लिख दो या नॉन लिख दो बेटा, कुछ भी लिख सकते हो, नॉट सेंसिटिव टू इनहिबिटर। और ये जो मूवमेंट है कहीं से भी हो सकता है, इट शोज रैंडम मूवमेंट। कहीं भी हो सकता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रैंडम मूवमेंट बोलते हैं। इस तरीके से सिंपल डिफ्यूजन के सारे फीचर्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब बात आता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं किसको, रेट ऑफ डिफ्यूजन को। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो यहाँ पे मैं राइट डाउन कर देती हूँ। पहला, फर्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, एक एक करके सारा समझा दूंगी मैं। सेकंड है आपका टेम्परेचर, थर्ड है आपका प्रेशर, फोर्थ है आपका मेम्ब्रेन परमेबिलिटी,
पहले इतना डिस्कस करते हैं, देन उसके आगे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जैसे कि सपोज दैट ये दो सेल्स हैं, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स हैं, ये दिखाई दे रहे हैं आपको। ए सेल है, यहाँ पे कम है, 3-4 ही है। बी सेल है, तो यहाँ पर आपको ये दो सेल जो हैं, अब इन दोनों सेल का ये ए और बी दो कंडीशन है। अब सपोज करो एक सेल होती, यहाँ पे ये वाले सब्सटेंस बहुत ज़्यादा हैं ए, और यहाँ पे सब्सटेंस बी वाले जो हैं वो 3 ही हैं। तो अब यहाँ पे बात आती है कि आपसे पूछा जाए कि किस में मोर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, तो आप कहोगे मैम ए वाले में मोर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है और इसका रेट ऑफ डिफ्यूज़न भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, जबकि बी का क्या है, लेस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगा, लेस होगा। सिंपली एक तरीके से समझाती हूँ। यदि सपोज करो कोई चीज़ ऐसे है, जो हम झूला वगैरह झूलने जाते हैं ना, तो ऐसे ऊपर जाते हैं स्टेयर से और एकदम से पीछे सरकते हुए आते हैं, तो ये है। और एक कंडीशन होती है इस तरह की, ऐसे ऐसे। तो अब इस पे जाओगे तो आपको पता है यहाँ पे मूवमेंट क्या होगा, धीरे धीरे होगा, और यहाँ पे इस पे कंडीशन में मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे ये है, इस कंडीशन में मूवमेंट तेज़ी के साथ होगा अंदर की तरफ, इस कंडीशन में मूवमेंट धीरे होगा, मतलब बहुत ही कम उसमें होगा, धीरे धीरे होगा लेकिन स्लो कंडीशन में होगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट आएगा कि यदि ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा तो क्या देखने को मिलेगा, मोर रेट ऑफ डिफ्यूज़न देखने को मिलेगा, इस रेट ऑफ डिफ्यूज़न। तो क्लियर हो गया ये पॉइंट आपको कि जहाँ पे ज़्यादा आपको मूवमेंट सब्सटेंस देखने को मिल रहा है वहाँ पे मोर रेट ऑफ डिफ्यूज़न होगा, जहाँ पे लेस सब्सटेंस देखने को मिल रहा है वहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूज़न कम होगा। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी मैटर करता है, फैक्टर अफेक्ट डालता है डिफ्यूज़न के प्रोसेस को। ठीक है, सेम इसी तरीके से एक और बनाती हूँ मैं, ए बी, सेम वही सिचुएशन लेती हूँ मैं। यहाँ पे भी बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। इस ए सेल का टेम्परेचर 40 डिग्री है, यहाँ पे बी सेल का टेम्परेचर क्या है, 20 डिग्री है। तो आपको पता है कि जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉलो करता है, हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो टेम्परेचर किसका ज़्यादा है, 40 डिग्री, 20 का कम है। तो कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज़्यादा हुई, इसकी ज़्यादा हुई, टेम्परेचर भी इसकी ज़्यादा हुई, थर्मल एनर्जी भी इसकी ज़्यादा हुई। तो ये जल्दी से जाएंगे और ये धीरे जाएंगे। तो मोर रेट ऑफ डिफ्यूज़न किसका होगा, 40 डिग्री का। तो यहाँ पे क्या डेफिनेशन आएगी, मोर टेम्परेचर, मोर थर्मल एनर्जी लिख देती हूँ, थर्मल एनर्जी, मोर थर्मल एनर्जी। ठीक है, दिस मीन्स मोर फ्री एनर्जी, मोर फ्री एनर्जी, काइनेटिक, फ्री काइनेटिक एनर्जी, मोर फ्री काइनेटिक लिख देती हूँ, सबसे बेस्ट है वो, जिससे कि आपको और इजीली क्लियर हो जाएगा। एक मिनट रुको, इसको यहाँ से रब कर देते हैं, मोर फ्री काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ऑफ डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल, जिंक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कंडीशन क्या हुई, मोर रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो दोनों समझा दिए। इसी तरीके से प्रेशर का बताती हूँ आपको। जैसे सपोज दैट ये ए सेल, ये फिर दोबारा बी सेल, यहाँ पे क्या है 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, यहाँ पे ये ऐसे ये मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स हैं, बी सेल है ये। अब मैं ऐसा करती हूँ, बी सेल को ज़्यादा कर लेती हूँ, इसका टेम्परेचर तो सेम ही है, 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया, इसका भी 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया, सेम टेम्परेचर है, लेकिन इसका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेरिक है, और इसका कितना है, 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो यहाँ पे जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा एटमॉस्फेयर में, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, तेज़ी के साथ फ्लो होंगे मॉलिक्यूल सब्सटेंस जो है अंदर की तरफ, और जहाँ पे प्रेशर कम होगा वहाँ पे क्या होगा, धीरे से डिफ्यूज़न होगा। तो यहाँ पे क्या है, बी में ज़्यादा है, ए में कम है, या ए में भी ज़्यादा हो सकता था, बी में भी कम, तो कैसे भी हो सकता है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो यहाँ पे फैक्टर अफेक्ट डाल रहा है प्रेशर वाला भी, कि इंक्रीज प्रेशर जो है क्या कर रहा है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, क्या कर देता है, वो भी इंक्रीज कर देता है किसको, रेट ऑफ डिफ्यूज़न को। तो सेम यही हो गया, ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सेम इसी तरीके से बेटा मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी क्या होती है।
मेम्ब्रेन परमेबिलिटी आपको पता है कि जितना ज़्यादा परमिएबल होंगे कौन मॉलिक्यूल्स, उतना ज़्यादा डिफ्यूज़न भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये भी परमिएबल होने ज़रूरी है। तो यहाँ पे लिख देते हैं मोर सॉल्युबिलिटी इन मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, या मोर परमिएबिलिटी भी बोल सकते हैं, परमिएबिलिटी कुछ भी लिख सकते हो। परमिएबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोर रेट ऑफ डिफ्यूज़न। तो ये चारों फैक्टर्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, टेम्परेचर, प्रेशर, मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। अब आता है नेक्स्ट जो है वो है साइज ऑफ सब्सटेंस। 5th नंबर है आपका साइज ऑफ सब्सटेंस। साइज ऑफ सब्सटेंस में कैसे, मैं बताती हूँ उसको भी। इसके अलावा नेक्स्ट एक और आता है आपका, वो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस है। 6 नंबर है आपका डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। देखो यहाँ पे ये दोबारा से मैं सेल बनाती हूँ, ये एक है, ये एक है। तो यहाँ पे आपको पता है, ये स्मॉल बना दिए, ये सपोज करो बड़े बड़े हैं। मैं आपसे बोलूँ इसमें से कौन सा जल्दी डिफ्यूज़ करेगा, तो आप कहोगे मैम ये छोटे वाले करेंगे। क्यों? क्योंकि इसको अंदर डिफ्यूज़ होने में ज़्यादा, मतलब बहुत टाइम लगेगा। तो इसके अंदर क्या है, डिफ्यूज़न क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे साइज ऑफ सब्सटेंस भी क्या करता है, मैटर करता है। कैसे? साइज ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/rate ऑफ डिफ्यूज़न। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट लिख भी देती हूँ, दैट इज स्मॉलर द सब्सटेंस मोर इन रेट ऑफ डिफ्यूज़न। मोर इन रेट ऑफ डिफ्यूज़न। इसी तरीके से डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस में क्या होता है, जितना ज़्यादा डेंसिटी उतना धीरा डिफ्यूज़न होगा। ठीक है, याद रखना, जिसकी ज़्यादा डेंसिटी होगी, डेंसिटी क्या बताया था मैंने, डेंसिटी बताया था जब किसी भी चीज़ की हमें डेंसिटी निकालनी होती है। जैसे कि सपोज़ करो मैंने आपको बताया था ना सॉल्यूशन क्या होता है आपका, और सॉल्यूट्स क्या होते हैं। इसके अलावा पर्टिकुलर ग्रेडियंट बताया था। तो ग्रेडियंट तो क्या करता है, किसी भी चीज़ के डिफरेंस को शो करता है। डेंसिटी क्या होता है, किसी भी चीज़ का घनत्व एक तरीके से। यहाँ पे जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी मॉलिक्यूल्स की, उतना धीमा डिफ्यूज़न होता है। यदि सपोज़ करो इसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि बड़ा है ये बेसिकली, तो यहाँ पे क्या है, इतना धीमा स्लो डिफ्यूज़न होगा। सेम इसी तरीके से यदि इसकी डेंसिटी कम है तो इसका डिफ्यूज़न ज़्यादा तेज़ होगा। तो यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/rate ऑफ डिफ्यूज़न। कैसे, ये भी बता देती हूँ आपको मैं। जैसे डेंसिटी है, आपको मालूम है सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है, अभी मैंने बताया ना सॉलिड की, सॉलिड, फिर देन उसके बाद लिक्विड्स, देन उसके बाद गैसेस। लेकिन यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूज़न किसका सबसे ज़्यादा होगा यदि पूछा जाए तो, गैसेस का, देन उसके बाद फिर किसका, लिक्विड का, देन उसके बाद किसका होगा, फिर सॉलिड का होगा। तो याद रखना, जितना ज़्यादा डेंसिटी जिसकी होगी उतना धीमा डिफ्यूज़न होगा, जितना कम डेंसिटी उतना ज़्यादा डिफ्यूज़न। तो क्लियर हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है, डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस एंड लिक्विड इज़ ईजी। ठीक है, इज़ ईजी कंपैरेटिवली किसके, सॉलिड के। एक पॉइंट ये है। देन नेक्स्ट पॉइंट ये लिख देती हूँ सॉलिड वाला, इन सॉलिड देन डिफ्यूज़न ऑफ सॉलिड इज़ मोर लाइकली, इज़ मोर लाइकली। तो यहाँ पे ये जो फैक्टर्स थे वो सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए कि कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो रेट ऑफ डिफ्यूज़न को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, यदि इनमें से कुछ भी समझ में नहीं आया हो मुझसे पूछ लेना आप लोग। अब बचता है बेटा इसके अलावा लास्ट जो बचा हमारा इसमें, व्हाट इज़ द ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स क्या होता है डिफ्यूज़न के लिए,
ड्राइविंग फोर्स, ये भी आपको पता होना चाहिए, ड्राइविंग फोर्स ऑफ डिफ्यूज़न। ड्राइविंग फोर्स जैसे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पढ़ा था हम लोगों ने, सेम वही है ड्राइविंग फोर्स। किसको बोल रहे हैं हम? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को ही हम बोल रहे हैं क्या बेटा? ड्राइविंग फोर्स एक तरीके से। ठीक है, याद रखना जो डिफ्यूज़न को चलाता है वो कौन है? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और मैं बता चुकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, किस में ज़्यादा है कॉन्सेंट्रेशन, किस में कम है। ग्रेडियंट क्या होता है? दो चीज़ों के डिफरेंस को ग्रेडियंट कहते हैं, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में समझा दिया था। अब टर्मिनोलॉजी सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यूज़ किया है। अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक जो है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस क्या है किसकी? डिफ्यूज़न की, या सिग्निफिकेंस भी बोल सकते हो आप। सिग्निफिकेंस क्या है आपका ऑफ सिंपल डिफ्यूज़न? किसमें? प्लांट्स में, इन प्लांट्स। तो नॉर्मली आपको पता ही है कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है, किस में हेल्प करता है ये? ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। किसके लिए डिफ्यूज़न, किसका सबसे ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूज़न बताया डेंसिटी में आपका? वो है आपका गैसेस का। तो यहाँ पे लिख देते हैं इट इज़ द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो सकता है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस जो देखने को मिल रहा है हमें, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस कहाँ से? फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेल टू अनदर, एक ये हो सकता है। नेक्स्ट क्या है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस जो है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, एक सेल से दूसरे सेल में भी हो सकता है, अनदर सेल। ठीक है, और बेसिकली कहाँ देखने को मिलता है, किस में हेल्प करता है? ट्रांसपिरेशन में। किस में? लीव्स के अंदर, ट्रांसपिरेशन इन लीव्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसका इम्पोर्टेंस भी पढ़ लिया, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि व्हाट इज़ बेसिकली क्या कि डिफ्यूज़न ड्राइविंग फोर्स क्या है, फैक्टर्स क्या क्या है रेट ऑफ डिफ्यूज़न के, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूज़न। ठीक है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूज़न। एक और बचता है आपका डिफ्यूज़न प्रेशर। व्हाट इज़ डिफ्यूज़न प्रेशर? ये एक थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है, मैं समझा देती हूँ ताकि आपको ऑस्मोटिक प्रेशर, सारे ग्रेडियंट प्रेशर, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा ईजिली, और हम आगे क्लास में अच्छे से डिस्कस कर सकेंगे। डिफ्यूज़न प्रेशर, जैसे अभी मैंने आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग बताया था ना, तो उसमें प्रेशर बताया था कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूज़न देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सेम यही चीज़ है, जैसे कि क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मॉलिक्यूल्स हैं, ये 10 मॉलिक्यूल हैं। और यहाँ पे क्या है, इसके अंदर 3 मॉलिक्यूल हैं ओनली। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे प्रेशर कहाँ से क्रिएट होगा? बाहर से अंदर की तरफ हो रहा है, मतलब इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स, तो यहाँ से क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो डिफ्यूजन प्रेशर क्या है? इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स, या ये भी बोल सकते हैं हम कि इट इज़ डिफ्यूज़न प्रेशर, डीपी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स। ऐसे भी लिख सकते हो, पार्टिकल्स, है ना। 10 मॉलिक्यूल हैं, 20 भी हो सकते हैं, 4 भी मतलब अंदर 4 हो सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जहाँ पे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन भी वहाँ पे उतनी ही ज़्यादा। तो यहाँ पे हाई है यहाँ पे और लो है यहाँ पे, तो हाई से किधर की तरफ मूव कर रहा है? लो की तरफ मूव कर रहा है। तो ये याद रखना, मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम कहाँ से? हाई टू हाई डिफ्यूजन प्रेशर टू लो डिफ्यूजन प्रेशर की तरफ। ठीक है,
समझ में आ गया। एक पॉइंट ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके से डिफ्यूजन प्रेशर को भी समझ लिया। अब आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोगों इसको डिस्कस करेंगे, आगे जो भी होगा।